हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि बच्चे का कोई ना कोई ट्रेट अपने माँ बाप या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। अक्सर हम सुनते हैं कि इस बच्चे की नाक जो है वो अपने बाबा जैसी है, या फिर इस बच्चे की जो आंखें हैं वो अपनी माँ जैसी है, या फिर ये बच्चा है ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, या फिर ये वाला बच्चा है ये बिल्कुल अपनी दादी जैसा है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे पास ऑन होते हैं? इस फील्ड में जो सबसे पायनियरिंग जो काम किया वो मेंडल ने किया, इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी पुकारते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया पी प्लांट, और इतने सारे प्लांट्स होने के बावजूद उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चुना, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि इस प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। सिंपल एंड शॉर्ट लाइफ साइकिल होने के साथ साथ ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस प्लांट को यूज़ करने का ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो बहुत ही ईजिली ऑब्जर्वेबल हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे मेंडल्स लॉज के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेंडल्स लॉज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने कुल मिला के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, लेकिन अगर वो 7 के 7 कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी करते तो शायद जो एनालिसिस था वो अच्छा नहीं रहता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक कैरेक्टर को स्टडी किया। सो ही टुक वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो ऐसे क्रॉसेस जहाँ पे उन्होंने क्रॉस किया 2 प्लांट्स को और उन्होंने फॉलो किया सिर्फ एक कैरेक्टर को, उनको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। ऐसे ही एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम एग्जाम्पल लेंगे और हम देखेंगे कि मेंडल को यहाँ पे क्या मिला। उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट को लिया, और एक प्योर डिवार्फ प्लांट को लिया। तो अब प्योर टॉल से क्या मुराद है? प्योर टॉल से मुराद ये है कि अगर इस प्लांट की हम सेल्फिंग करें तो इससे जो आपकी प्रोजनी होगी वो भी टॉल ही होगी। और प्योर डिवार्फ का मतलब ये है कि अगर हम इस प्लांट की सेल्फिंग करें तो इससे जो प्रोजेनी आएगी वो भी डिवार्फ ही होगी। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में मेंडल के पास 2 प्लांट्स थे या फिर 2 पेरेंट्स थे। एक प्योर टॉल प्लांट था और एक प्योर डिवार्फ प्लांट था। मेंडल ने P1 को एज मेल यूज़ किया और P2 को एज फीमेल यूज़ किया। तो इन प्लांट्स की क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद मेंडल ये एज्यूम कर रहे थे कि शायद उनको जो प्रोजेनी में जो प्लांट मिलेगा उसकी हाइट इंटरमीडिएट होगी इस टॉल एंड इस डिवार्फ के बीच में। क्रॉसिंग करने के बाद जो उनको पहली जनरेशन मिली उसका नाम उन्होंने रखा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो ये तो थी उनकी एक्सपेक्टेशन को उनको प्योर टॉल और प्योर डिवार्फ प्लांट के क्रॉसिंग के बाद एक इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट मिलेगा, लेकिन उनको जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही शॉकिंग थे। उनको F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट हाइट के प्लांट्स नहीं मिले, बल्कि उनको जो भी प्लांट्स मिले वो सारे के सारे टॉल थे। मेंडल तो यहाँ पे शॉक हुए, लेकिन उनको इन रिजल्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने P1 P2 का एक रेसिप्रोकल क्रॉस बनाया। रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स कि P1 जिसको उन्होंने पहले क्रॉस में एज मेल यूज़ किया था, अब उन्होंने इसको एज फीमेल यूज़ किया। और P2 प्लांट जिसको इन्होंने पहले एज फीमेल यूज़ किया था, अब इस प्लांट को वो यूज़ करेंगे एज मेल प्लांट। वो देखना चाहते थे कि इस क्रॉस में भी उन्हें वही रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि रेसिप्रोकल क्रॉस में भी उनको वही रिजल्ट्स मिले जो उनको पहले वाले क्रॉस में मिले थे। लेकिन वो यहीं पे रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि वो 7 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे। इस वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने और एक क्रॉस किया, और इस वक्त उन्होंने हाइट नहीं चुना बल्कि और एक कैरेक्टर चुना, सीड कलर। यहाँ पे भी उन्होंने 2 प्लांट्स लिए और एक प्लांट्स के जो सीड थे वो येलो थे, और येलो सीडेड प्लांट को उन्होंने क्रॉस किया एक ग्रीन सीडेड प्लांट से। तो यहाँ दूसरे क्रॉस में भी उनके पास 2 पेरेंट्स थे, एक पेरेंट 1 और पेरेंट 2। पेरेंट 1 प्योर था फॉर येलो सीड्स और पेरेंट 2 जो था इट वाज प्योर फॉर ग्रीन सीडेड
तो अब जो यहाँ पे उनको F1 जनरेशन मिली, इसमें भी जितने भी उनको प्लांट्स मिले वो सारे के सारे येलो सीडेड थे। मतलब यहाँ पे भी जो रिजल्ट्स उनको वैसे ही मिले जैसे उन्हें हाइट के लिए जब उन्होंने क्रॉस किया था, वैसे ही रिजल्ट्स उनको यहाँ पे भी मिले। तो ये तो किए उसने 2 कैरेक्टर स्टडी, उसके बाद जो बाकी 5 बचे कैरेक्टर्स हैं उनमें भी उनको ऐसे ही रिजल्ट्स मिले। यानी पहली एक्सपेरिमेंट में जो उनको रिजल्ट्स मिले थे वो क्रॉस वेरीफाई हो गए। लेकिन मैंडल यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। जो F1 जनरेशन में उनको सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, उन्होंने उन टॉल प्लांट्स की फिर सेल्फिंग करी। तो सेल्फिंग करके जो उनको नेक्स्ट जनरेशन मिली प्लांट्स की, उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन, यानी सेकंड फीमेल जनरेशन। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स थे वो पहले एक्सपेरिमेंट की तरह ही शॉकिंग थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लांट्स उनको ऐसे मिले जो टॉल थे और कुछ ऐसे प्लांट्स मिले जो डिवार्फ थे। और टॉल टू डिवार्फ प्लांट्स के जो नंबर का जो रेशो है वो रफली इक्वल था 3:1 के। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो शॉकिंग ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि यहाँ पे री इमर्जेंस हुआ शॉर्ट ट्रेट का। तो यहाँ पे मैंडल के पास अब 2 क्वेश्चंस थे। पहला ये क्वेश्चन कि जब आपने प्योर टॉल और प्योर डिवार्फ वैरायटी को आपने क्रॉस किया तो वहाँ से आपको F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स क्यों मिले, और फिर जब आपने F1 प्लांट्स की सेल्फिंग करी तो वहाँ फिर जब F2 जनरेशन में हमें जो प्लांट्स मिले वहाँ पे री इमर्जेंस क्यों हुआ शॉर्ट ट्रेट का। लेकिन मैंडल ने भी दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली अपनी ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया और फिर कुछ अजम्पशंस की। उनकी सबसे पहली अजम्पशन ये थी कि जो भी ट्रेट्स होते हैं या फिर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स। F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनमें 2 फैक्टर्स थे हर किसी कैरेक्टर के लिए। किसी कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो F1 प्लांट है, F1 जनरेशन का प्लांट है, इसमें भी हर किसी कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स अवेलेबल हैं। एक फैक्टर एक P1 से आता है और दूसरा फैक्टर P2 से आता है। तो यहाँ पे मैंडल ने एज्यूम किया कि चलिए यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि इस प्लांट के पास 2 फैक्टर्स जो हैं वो अपर केस टी में दोनों हैं, बिकॉज इट इज़ टॉल। तो टॉलनेस के लिए उन्होंने कैपिटल टी यूज़ किया, और यहाँ पे उन्होंने ये छोटा वाला टी यूज़ किया, लोअर केस टी फॉर डिवार्फनेस। यहाँ पे दोनों जो फैक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवार्फ कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट, और यहाँ पे जो दोनों फैक्टर्स हैं दे आर टॉल, दे कोड फॉर टॉल दिस ट्रेट। तो दूसरी अजम्पशन ये थी कि इस प्लांट में जो आपका F1 का प्लांट है यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर यहाँ से P1 से आया है और दूसरा फैक्टर जो है वो P2 से आया है। तो हर कोई जो प्लांट है F1 जनरेशन का उसमें 2 फैक्टर्स हैं फॉर हाइट, एक T अपर केस और एक T लोअर केस। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन और एक था कि ये सारे के सारे टॉल क्यों हैं। तो अब मैंडल साहब ने तो ये बोला कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, एक है आपका अपर केस टी, दूसरा है लोअर केस टी, और ये आया है प्योर टॉल प्लांट से और ये आया है प्योर शॉर्ट प्लांट से। ये एज्यूम किया कि जो टॉल वाला ट्रेट है या फिर जो टॉल वाला फैक्टर है ये डोमिनेंट होता है टू द शॉर्ट फैक्टर। मतलब कहने का ये है कि हर किसी कैरेक्टर के लिए जहां आपके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर जो होता है वो डोमिनेंस शो करता है ओवर अनदर फैक्टर। तो यहाँ पे ये जो T है अपर केस वाला, इट शोज डोमिनेंस ओवर दिस लोअर केस T, यानी जो लोअर केस T का जो ट्रेट होता है ये रिसेसिव रहता है, इट मीन्स मास्क्ड, इट इज़ हिडन। तो अब हर किसी प्लांट में आपके पास ये 2 फैक्टर्स हैं, बट दिस विल रिमेन मास्क्ड, ये हिडन रहेगा। दैट मीन्स आपका जो डोमिनेंट जो ट्रेट रहेगा वो रहेगा ये अपर केस T विच स्टैंड्स फॉर टॉल। ओके, तो आपके सारे के सारे प्लांट्स होंगे टॉल बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिस अपर केस T। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैंडल डिड नॉट नो अबाउट जीन्स, उनको जीन्स के बारे में पता नहीं था, ना उनको एलील्स के बारे में पता था। लेकिन आज हम समझते हैं कि ये जो आपका T एंड T है दे आर इक्विवेलेंट टू एलील्स। जो आज एलील्स हम समझते हैं, जो आज एलील्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, it is related to the factors as used by Mendel।
इस अजम्पशन से एक लॉ आया विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसकी स्टेटमेंट हम आगे देखेंगे। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी था कि जो आपकी F2 जनरेशन है वहाँ पे री इमर्जेंस कैसे हुआ शॉर्ट ट्रेड का। इसका जवाब भी मेंडल ने बहुत ही आसानी के साथ दिया। उन्होंने ये एज्यूम किया पहले से ही, जैसे हमने देखा कि इस प्लांट के पास जो आपका प्योर टॉल प्लांट है, इसके पास दो फैक्टर्स हैं फॉर हाइट, ओके, आपका अपर केस टी एंड अपर केस टी, और जो आपका P2 है विच इज़ डिवार्फ प्लांट, इसके पास भी दो हैं, लोअर केस टी एंड लोअर केस टी। और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके जो गैमीट्स होते हैं उनमें एक ही फैक्टर चला जाता है। यहाँ से आपके अगर दो गैमीट्स बनते हैं तो एक में आपका टी चला जाएगा, दूसरे में भी आपका टी चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक गैमीट में ये वाला चला जाएगा, दूसरे गैमीट में ये चला जाएगा। तो ऐसे ही आप जो आपकी F1 जनरेशन है, हर किसी प्लांट में हाइट के लिए दो फैक्टर्स हैं, अपर केस टी एंड लोअर केस टी। तो जब यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे तो वहाँ पे भी एक गैमीट में आपका ये वाला टी चला जाएगा और एक गैमीट में आपका ये वाला टी चला जाएगा। तो जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करी इस वाले प्लांट की जिसमें दो फैक्टर्स अवेलेबल हैं फॉर हाइट, तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो एक तो ये कि आपका जो स्पर्म है, एक मेल गैमीट है, उसमें या तो ये वाला टी चला जाएगा या तो ये वाला टी चला जाएगा। तो ये है आपका स्पर्म। एंड ऐसी दो पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है आपके एग के साथ। आपके एग में या तो ये वाला टी चला जाएगा या तो ये वाला टी चला जाएगा। तो अब आपके पास एग भी अवेलेबल है। एक एग है आपके पास जिसमें टी फैक्टर है और दूसरा एग है जिसमें ये वाला टी फैक्टर है। ऐसी स्पर्म भी आपके पास अवेलेबल है। यू कैन हैव पॉसिबल स्पर्म विथ टी फैक्टर और दिस स्मॉल टी फैक्टर। तो अब स्पर्म एंड एग को फ्यूज़ होना है और ये नए प्लांट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है? यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिला के ऐसा प्लांट बनाएगा, या तो ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिलके ऐसा प्लांट बनाएगा, या फिर ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिलके ऐसा ही प्लांट बनाएगा, या फिर ये वाला स्पर्म इस वाले एग के साथ मिलके ऐसा प्लांट बनाएगा। तो जो आपका F2 जनरेशन है वहाँ पे आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे। तो चलिए अब हम इन प्लांट्स के फिनोटाइप्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों फैक्टर्स जो हैं दे आर लाइक व्हाट वी सॉ इन द प्योर टॉल प्लांट। यहाँ पे तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट्स ऑब्वियस कि ये टॉल वाला प्लांट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर दो फैक्टर्स हैं आपके पास, एक अपर केस टी और एक लोअर केस टी। तो यहाँ पे ये जो अपर केस वाला होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इट विल बी डोमिनेंट ओवर दिस वन, तो ये वाला हिडन रहेगा। सो दिस वन विल ऑल्सो बी टॉल। ऐसे ही ये वाला जो प्लांट है इट विल ऑल्सो बी टॉल। और यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे टॉल का कोई फैक्टर है ही नहीं। जो दोनों जो फैक्टर्स हैं दे आर लाइक टी एंड टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका P2 था तो जो प्योर डिवार्फ प्लांट था, तो ये भी आपका टॉल नहीं होगा, इट विल बी डिवार्फ। तो यहाँ पे आपको चार प्लांट्स में से तीन प्लांट्स ऐसे मिले जो टॉल हैं और एक प्लांट ऐसा मिला जो डिवार्फ है। तो यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर आप चार प्लांट्स के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। यू हैव टू हैव ए लॉट ऑफ प्लांट्स। आपके पास बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए जिनके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देन ओनली आपका जो रेशो होगा टॉल टू डिवार्फ प्लांट्स वो रफली इक्विवेलेंट होगा 3:1। बट बैक टू मेंडल ने दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा था। तो इसलिए इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो लॉज फॉर्मुलेट किए। पहला लॉ ये था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a dominant allele will express itself over the recessive allele। जो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि वहाँ पे हाइट के लिए दो फैक्टर्स थे, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर। और एक फैक्टर जो था इसने एक्सप्रेस किया, लेकिन जो दूसरा वाला फैक्टर था इट डिडंट एक्सप्रेस, इट रिमेन्ड हिडन, है ना। तो इस वाले को हम बोलते हैं रिसेसिव एलील और इस वाले को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है
इसके अकॉर्डिंग जो 2 फैक्टर्स होते हैं जो एक कैरेक्टर को कोड करते हैं, तो उसमें से एक ही जो आपका एलील होता है या फिर जो एक ही फैक्टर होता है, इट गेट्स एक्सप्रेस्ड whereas the other remains unexpressed or hidden. उसके बाद आपके पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जो पैरेंटल एलील्स होते हैं या फिर जो पैरेंटल फैक्टर्स होते हैं, दे आर रैंडमली सेपरेटेड टू द गैमेट्स। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक गैमेट में एक फैक्टर चला जाता है एंड इट्स a random process such that each gamete receives only one allele from each pair. So it was all in this video. In the next video we shall study the dihybrid cross. Thank you.